नमस्कार, होर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशालगढ़। खबरों की शुरुआत करके बड़ी खबर से। मोदी सरकार के 11 साल को लेकर होंगे कार्यक्रम। उपलब्धियों पर आधारित विकास प्रदर्शनी लगाई जाएगी। सीएम धामी करेंगे प्रदर्शनी का उद्घाटन। सीएम 11 साल की उपलब्धियों को लेकर करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जानकारी देंगे किस तरह से केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के लिए भी कार्य किया, कितनी योजनाएं उत्तराखंड में भी चलाई जा रही हैं, इसकी भी जानकारी देंगे। और साथ ही 11 साल का कार्यकाल जिस तरह से प्रधानमंत्री ने पूरा किया, उस पर भी जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह के ये 11 साल का कार्यकाल रहा है और उत्तराखंड में इसको किस तरह से देखा भी जा रहा है? आप बता भी रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुख्यमंत्री करने जा रहे हैं, तो किस तरह की तैयारियां हैं? देखिए विशाल, बिल्कुल जिस तरह से देखा जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है उनके 11 साल जो है केंद्र सरकार में पूरे किए हैं, और ऐसे में इसको लेकर के जिस तरह से कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, उन कार्यक्रमों के तहत जो है आज उत्तराखंड में भी एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। उनके जो 11 साल की उपलब्धियां हैं उनकी प्रदर्शनी जो है भाजपा मुख्यालय पर लगाई जाएंगी। उनका उद्घाटन जो है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। वो करीब 11:30 बजे वहाँ बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे और वहां पर इसका उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो जो प्रदर्शनी है उसका उद्घाटन के बाद जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी आयोजित की गई है, जिसमें वो है 11 साल की उपलब्धियों के बारे में बताएंगे कि इस तरीके से 11 साल में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो केंद्र सरकार है उसने किस तरह के कामों को अंजाम दिया है। जी, तो ऐसे में क्या माना जाए योगेश कि किस तरह की तैयारियां भी हैं और किस तरह से कार्यक्रम देखने को भी मिलेंगे जगह जगह? और देखिए बिल्कुल पार्टी लेवल पर जिस तरह से कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, देशव्यापी ये कार्यक्रम रहेंगे। प्रदेश के तमाम जो मुख्यमंत्री हैं उनको इसके जो है जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा जो है संगठन को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वह प्रत्येक जो है जनपदों में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित कराए जाए, जिनमें जो है जनता को इस 11 सालों की उपलब्धियों को बताया जाए, ताकि जो है वो को जानकारी हासिल हो सके किस तरह से बड़े बड़े कदम जो है वो इन 11 सालों में लिए गए हैं। चाहे वो 370 रखने की बात हो, चाहे वो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की बात हो, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो, चाहे फिर सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान के खिलाफ की बात हो, हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर की बात हो, तो तमाम बड़ी ऐसे उपलब्धियां हैं जिनको गिनाने के लिए 11 सालों में जो हुआ है उसको लेकर के बीजेपी अब कार्यक्रम चलाएगी और जनता के बीच जाकर के तमाम बातों को रखेगी। जी, तो ऐसे में क्या माना जाए योगेश, क्योंकि केंद्र सरकार की ओर से बड़ी उपलब्धियां उत्तराखंड को भी मिली हैं, किस तरह की ये उपलब्धियां देखी भी जा रही हैं? और क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि एक बड़ा बजट उत्तराखंड को भी दिया जाता है, एक विशेष लगाव जो है उत्तराखंड के लिए, उसको यहाँ पर किस तरह से दर्शाया भी जा रहा है? देखिए बिल्कुल जिस तरह से उत्तराखंड के लिए भी नई नई योजनाओं को धरातल पर उतारा गया है, उनका भी व्याख्यान जो है वो प्रदेश लेवल पर किया जाएगा। यानी कि तमाम अगर देश से जिस तरह से कार्यक्रम चलाए जाएंगे, तमाम प्रदेशों को जिस तरह से जिम्मेदारी दी गई है, ये जानकारी दी गई है कि देश में किस तरह से बड़े फैसले लिए गए हैं, उसके साथ साथ प्रदेश में हमने किस तरह से जो है बड़े फैसले लिए हैं, किस तरह की बड़ी योजनाएं चलाई हैं जिनका लाभ जो है वो लोगों तक मिल पा रहा है। और ये भी बताया जाएगा कि आखिरकार हमने इन बड़े फैसलों में किस तरह को अंजाम दिया है। तो निश्चित तौर पर इनको लेकर के पूरी रूपरेखा तैयार की गई है। उसी रूपरेखा के तहत तमाम पहले मुख्यमंत्री सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री जो हैं वो इसके प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करेंगे, कार्यक्रम आयोजित करेंगे। उसके बाद जिला लेवल और फिर बूथ लेवल और विधानसभा लेवल तक ये कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें 11 साल की उपलब्धियों को बताया जाएगा, व्याख्यान किया जाएगा, ताकि जनता तक ये मैसेज पहुंच सके कि आखिरकार इन 11 सालों में किस तरह से बड़े मैसेज जो है वो लिए गए हैं, किस तरह से बड़ी फैसले लिए गए हैं, उनका मैसेज जो है वो जनता तक पहुंचाने का इस बार जो है कार्यक्रम जो है रखा गया है। बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बड़ी खबर का रुख करेंगे। उत्तराखंड रोडवेज के सामने बड़ा संकट। दिल्ली रूट पर बसें बंद, 500 इलेक्ट्रिक बसों की मांग हुई तेज। उत्तराखंड रोडवेज कर्मचारी यूनियन ने उठाई मांग। निगम की वित्तीय स्थिति सुधारने को लेकर भी ये मांग की गई है। वातानुकूलित बसों की संख्या बढ़ाने का भी सुझाव दिया गया है। दिल्ली में 1 नवंबर से BS6 CNG या फिर इलेक्ट्रिक बसों को ही प्रवेश मिल सकेगा। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर 500 इलेक्ट्रिक बसों की भी मांग की गई है। और ये कहा भी गया है कि 1 नवंबर से जो इससे कम बसें होंगी वो सब बैन कर दी जाएंगी, दिल्ली में वो नहीं चल सकेंगी। और ऐसे में निगम की वित्तीय स्थिति सुधारने को लेकर यह मांग की गई है कि पहले से ही तैयारियां पूरी कर ली जाएं। BS6 बसें हों, इलेक्ट्रिक बसें हों, या फिर कहा जा सकता है कि पेट्रोल की जो नई बसें हैं वो हों, इसकी मांग बढ़ती हुई नजर आ रही है। और BS6 CNG और इलेक्ट्रिक बसों को ही प्रवेश मिल भी सकेगा 1 नवंबर के बाद से।
और संवाददाता समृद्ध मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। समृद्ध, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की तैयारियां हैं परिवहन विभाग की? देखिए, परिवहन मंत्रालय की ओर से विशाल पहले ही आदेश दे दिए गए थे कि देखिए BS6 से पहले की जितनी भी गाड़ियां, यानी खासतौर पे BS3 और BS4 और डीजल की जितने भी वाहन थे, उनको दिल्ली और दिल्ली NCR में प्रवेश वर्जित था, लेकिन उसको कुछ समय के लिए बढ़ा दिया गया था। लेकिन अब 1 नवंबर से साफ तौर पे निर्देश दे दिए गए हैं कि देखिए BS6 से पहले की जितनी भी गाड़ियां हैं उनको प्रवेश ना मिले। ऐसे में तकरीबन अगर उत्तराखंड परिवहन की ओर से बात करी जाए, जो बसेस यहाँ से चलती हैं, रोजाना इतने सारे लोग यहाँ से जाते हैं, यात्रा करते हैं दिल्ली से, तो कहीं ना कहीं एक संकट यहाँ पर भी है, जिसके लिए लगातार ये मांग की जा रही है कि देखिए अब इलेक्ट्रिक बसेस का जो है उपयोग किया जाए और उनको उपयोग में लाया जाए। ऐसे में तकरीबन 500 इलेक्ट्रिक बसेस की जो डिमांड है वो करी जा रही है और ये कहा जा रहा है कि देखिए इलेक्ट्रिक बसेस के यूज से तकरीबन 10,000 प्रतिदिन प्रति बस बच सकता है। तो यानी अगर 500 बसेस का आंकड़ा हम लगाएं तो तकरीबन 50 लाख प्रतिदिन की बचत जो है यहाँ पर हो सकती है, जैसा यहाँ मांग की जा रही है। एक और चीज इसमें गौर करने वाली देखिए ये है कि अगर मौजूदा वक्त की बात करी जाए, तकरीबन 130 इलेक्ट्रिक और 175 CNG बसेस जो हैं फिलहाल विभाग के पास हैं। ऐसे में यही उठाया जा रहा है सवाल कि देखिए इसमें कई सारी बसेस ऐसी भी हैं जो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, लीज पे हैं। 12 वॉल्वो की जो बसेस है वो भी इनमें शामिल हैं। तो यही मांग की जा रही है कि देखिए अगर इलेक्ट्रिक बसेस लाई जाएंगी, कहीं ना कहीं यात्रियों के लिए भी सुविधा और विभाग के लिए भी बचत एक होगी, जिससे यात्रियों का जो वेतन है और जो शुल्क है, जो कहीं ना कहीं काफी लंबे समय से बकाया है, वो भी उनको समय से मिल पाए। जी विष्णु। लेकिन समृद्ध, ये अक्सर देखा जाता है कि दिल्ली में जब भी बसों को बैन किया जाता है तो उत्तराखंड की बसें उसमें अक्सर शामिल होती हैं। तो क्यों ये स्थिति सुधारी नहीं जा रही है परिवहन विभाग की ओर से भी? क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि जो यात्री हैं उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बार बार दिल्ली से एक नोटिफिकेशन आता है कि पोल्यूशन बढ़ रहा है और BS6 से नीचे की जो बसें हैं वो प्रवेश नहीं मिल पाएगा। अक्सर ये संकट जो है वो यात्रियों के सामने आता है, तो क्यों इसको लेकर के कार्य नहीं किया जाता? बिल्कुल, देखिए यात्रियों के लिए भी एक काफी बड़ा संकट है, क्योंकि ऐसे में कई सारे यात्री ऐसे हैं जो साधारण जो बसेस होती हैं उनसे अपनी यात्रा करना पसंद करते हैं, क्योंकि अमूमन तौर पे देखिए जो अगर AC बसेस की बात की जाए तो इसका किराया महंगा रहता है। सिर्फ ये सस्ती रहती है तो लोग इसमें ज्यादा यातायात करना पसंद करते हैं। ऐसे में एक भारी संख्या में लोग जो हैं अगर पर निर्भर हैं, ऐसे में सरकार को जरूर इसके ऊपर कहीं ना कहीं जो एक विचार करना चाहिए कि देखिए अगर इलेक्ट्रिक बसेस आएंगी तो उसका शुल्क भी कहीं ना कहीं देखिए उसी हिसाब से तय होना चाहिए। और क्योंकि वातानुकूलित बसेस की भी बात की जा रही है, देखिए AC बसेस को लाने की भी बात की जा रही है, तो यही कहा जा रहा है कि देखिए जो भी फेयर होगा उसको उसी के हिसाब से करा जाए, क्योंकि भारी संख्या में देखिए एक जो लोग हैं इससे यातायात कर रहे हैं। ऐसे में संकट इसी चीज को लेकर है कि आखिरकार अगर इनके ऊपर प्रतिबंध लग जाएगा तो लोग आखिरकार अपनी यातायात कैसे करेंगे। बिल्कुल समृद्ध, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। विश्व योग दिवस पर इस साल आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चे भी योगासन सीखेंगे। योग दिवस के आयोजन को लेकर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने विधानसभा सभागार में समीक्षा बैठक की, जिसमें उन्होंने संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। बैठक के बाद खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा है कि बचपन से ही बच्चों की दिनचर्या में योग को शामिल करना जरूरी है। इसके लिए सभी अभिभावकों और समाज को जागरूक करना होगा। उन्होंने कहा है कि योग दिवस से एक हफ्ते पहले ही आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को उनके उपयुक्त योगासन सिखाए जाएंगे। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बताया है कि इस साल योग दिवस पर महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग, खेल विभाग और युवा कल्याण विभाग मिलकर एक आयोजन करने जा रहे हैं। इसमें आम लोगों के अलावा स्पोर्ट्स कॉलेजों के छात्र, शिशु सदनों के बच्चे, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और उनके बच्चे भी शामिल होंगे। वाले 21 जून यानी कि विश्व योगा दिवस के अवसर पर WCD विभाग और हमारा युवा कल्याण और खेल विभाग किस प्रकार से समावेशी रूप में इस विश्व योगा दिवस को हमारी महिलाएं, हमारे बच्चे, हमारे खिलाड़ी तीनों का संयोग करते हुए वृहद स्तर पर किस प्रकार से कार्यक्रम का आयोजन हो, वृहद स्तर पर किस प्रकार से योगा का प्रशिक्षण हो, योगा के प्रति लोगों में रुचि बढ़े, उसको लेकर आज एक बैठक की गई थी, जिसमें हमारे दोनों विभाग के संबंधित सेक्रेटरीज भी मौजूद थे, हमारे डायरेक्टर भी मौजूद रहे। निश्चित रूप से 21 तारीख का कार्यक्रम कराया जाना निश्चित हुआ है। अल्मोड़ा में जिला प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत ने बगवाली पोखर में रामलीला मैदान में आयोजित जनता दरबार में प्रतिभाग किया। इस दौरान ग्रामीणों ने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और अन्य मूलभूत समस्याओं को लेकर कुल 72 शिकायतें और मांगे मंत्री के सामने रखी, जिस पर मंत्री धन सिंह रावत ने संबंधित अधिकारियों को कई समस्याओं का मौके पर ही समाधान करने के निर्देश दिए। साथ ही जिला स्तर और राज्य स्तर की शिकायतों के लिए आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करने को भी कहा है।
इस मौके पर मंत्री रावत ने कहा है कि शासन जनता की समस्याओं को गंभीरता से ले रहा है और हर स्तर पर समाधान प्राथमिकता पर किया जाएगा। ये हमारी सरकार के द्वारा आज यहाँ पे जनता दरबार लगाया गया है और इस जनता दरबार में 72 लोगों ने अपनी अपनी यहाँ पे जो है प्रमुखता से क्षेत्र की डिमांड रखी। उसमें से 48 समस्याएं थी तो जो कि जिले स्तर कुछ समस्या ऐसी थी कि टीचर भेजने थे, कुछ समस्या ऐसी थी कि हर घर नल और हर घर जल में जो है वो दिक्कतें आ रही। तो मैं आज लगभग 2.5 घंटे हमारा जनता दरबार यहाँ पे चला है। सर, आज हमने ज्ञापन दिया कि हमको उप शिक्षा अधिकारी महोदय की सख्त आवश्यकता है। सितंबर 2023 से हमारे पास उप शिक्षा अधिकारी महोदय नहीं है, जिससे हमारे शिक्षकों के कई कार्य जो है लंबित रह जा रहे हैं, निराकरण होने में देरी हो रही है। हमारे जो उप शिक्षा अधिकारी यहाँ पर व्यवस्था में रखे आती हैं, कभी दूर कम से कम 80 किलोमीटर दूर से आती हैं, महिला हैं, तो महिला के साथ जिम्मेदारियाँ होती है, छोटे बच्चे होते हैं तो उनको एनी हाउ एक उसी दिन वापस जाना होता है, तो वो यहाँ पर पूरा समय नहीं दे पा रही है। यहाँ अगर कोई नज़दीकी भी हमारे शिक्षा अधिकारी कहीं दिया होता तो आपको इतनी परेशानी नहीं होती। हमारा मंत्री महोदय से भी निवेदन है, उन्होंने हमको आश्वासन भी दिया है कि अतिशीघ्र हम आपको शिक्षा अधिकारी महोदय 1-2 महीने के अंदर दे देंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण अभियान चला रही है। उत्तराखंड में भी 10 जून यानी आज से सीएम पुष्कर सिंह धामी देहरादून में इस अभियान की शुरुआत करेंगे। साथ ही 11 और 12 जून को राज्य के सभी जिलों में बीजेपी नेता मीडिया के जरिए केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी भी देंगे। वहीं विपक्ष इस जश्न को झूठा बताने में लगा हुआ है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संदीप सहगल ने 11 साल के सफलता समारोह पर तीखा हमला बोला है। उनका कहना है कि जनता को सिर्फ महंगाई, बेरोजगारी और छलावा दिखाया गया है। सरकारी मशीनरी अब जनता की नहीं, सिर्फ एक व्यक्ति विशेष की होकर रह गई। संरक्षण और संवर्धन के लिए भी संकल्पित होकर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के 11 साल पूर्ण होने पर आज हम विकास सुशासन दिवस के रूप में पूरे जिले के अंदर इसको बहुत ही अच्छे से इन कार्यक्रमों को मना रहे हैं। प्रदेश नेतृत्व का निर्देश है और 370 जैसे विषय को दम भी हमारी ही सरकारों ने दिखाया है, सदन के अंदर पास किया है। वैसे ही कमांडर अभिनंदन की वापसी, जो एक भारत का स्वाभिमान कभी खो गया था, तो केवल एक कमांडर अभिनंदन की वापसी नहीं थी, वो खोए हुए सम्मान की भी एक वापसी थी। कल जो भारत चुप रह लेता था, सहन करने वाला भारत था, आज का भारत जवाब देने वाला भारत बना है। भारतीय जनता पार्टी के पास केवल प्रचार के अलावा कोई दूसरा कार्य नहीं है। आज भी देखिए तो जनता त्राही मची हुई है। पूरा देश जो है, पूरे देश के युवा जो है वो बेरोजगारी से त्रस्त है बुरी तरीके से। गरीब जनता बुरी तरह से परेशान है। सारे झूठे वादे, कांग्रेस के समय की जो योजनाएं थी वो आज क्रियान्वित होकर केवल अपने पत्थर लगाने का कार्य इन 11 सालों में किया गया है। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण में बढ़ते भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध किया है। प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने पदाधिकरण कार्यालय का घेराव कर जमकर नारेबाजी भी की और अधिकारियों कर्मचारियों पर रिश्वतखोरी का गंभीर आरोप भी लगाए हैं। इस दौरान पूरा प्राधिकरण कार्यालय खाली मिला। किसी भी अधिकारी और कर्मचारी की मौजूदगी न पाकर प्रदर्शनकारी भड़क उठे। प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह ने कहा है कि विभाग में अवैध वसूली और रिश्वतखोरी अपने चरम पर है। कई बार उच्च अधिकारियों को रिश्वत देने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। HRDA रुड़की जो है भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। पूरी तरह से अवैध वसूली हो रही है। हमारे संज्ञान में एक मामला आया था। यहाँ 2016 से एक साथी काम करता है, राव अकरम, पनियाला चंदापुर का रहने वाला है। उसके द्वारा एक कॉलोनी के 8 नक्शे पास कराए गए क्योंकि वो नक्शों का काम करता है। लगातार यहाँ के अधिकारियों के द्वारा अपने जो उन्होंने प्राइवेट लोग रखे हुए हैं, अपने चेलों के द्वारा लगातार इन लोगों से अवैध वसूली की गई। जब मामला चरम सीमा पर चला गया तो राव अकरम के द्वारा मुझे बताया गया
मैं खुद HRDA हरिद्वार पहुंचा, अंशुल जी से मैंने मुलाकात की और उस व्यक्ति के खिलाफ हमने एप्लीकेशन दी, उस व्यक्ति को यहाँ से हटाया गया। लेकिन फिर भी जेई साहब को ये अच्छा नहीं लगा। जेई साहब लगातार उस व्यक्ति के संपर्क में रहे और लगातार उस व्यक्ति के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन जेई साहब को दी गई उस पर वो काम करते रहे। नक्शा पास होटल पर जाकर जो राव अकरम के बड़े भाई का है उस पर HRDA रुड़की के द्वारा नोटिस लगाया गया। मैंने अगर उनसे बात की तो बाद में कहते हैं कि वो गलती से लग गया। टाइप इन्होंने किया, लिखा इन्होंने, लगाया इन्होंने। ये कहीं ना कहीं पर्सनली रंजिश या पर्सनली दुश्मनी निकालने की वजह से सारी चीज़ें हो रही हैं। मैंने अगर इनसे बात की किसी के माध्यम से तो इनका कहना ये है कि इस व्यक्ति ने HRDA के खिलाफ हरिद्वार HRDA में शिकायत क्यों की और किसके कहने पर की। भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष जी और उनके कार्यकर्ता आए थे और मुझे दूरभाष से पता चला है कि वहाँ पर जो है लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति वो बिगड़ रही है। तो इस बात को लेकर के मुझे यहाँ पर भेजा गया और यहाँ पर आने के बाद पता चला कि जो यहाँ के कुछ कर्मचारी हैं उनके विरुद्ध इन लोगों का रोष है। और रोष इस बात को लेकर के है कि जो मकान के नक्शे होते हैं, जो कॉलोनियों के नक्शे होते हैं, उसमें जो है अवैध वसूली हो रही है, ये जो है बताया गया। और अभी फिर वार्ता करने के बाद ये सहमति बनी है कि एक शिकायती पत्र देंगे। जो HRD के हमारे सीनियर लेवल के ऑफिसर्स हैं, हमारे VC साहब हैं और हमारे जिलाधिकारी महोदय भी हैं जिले के, इनको भेजा जाएगा और नियमानुसार जो भी कार्रवाई बनेगी, शिकायत की जांच होगी। शिकायत जांच होने पर ही ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने देहरादून में जल धाराओं, जल स्रोतों, पर्यावरण संरक्षण समेत नदियों में मंडरा रहे खतरे और पर्यावरण संरक्षण को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई की है। राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को अवगत कराया गया है कि जो 2 अतिक्रमण चिन्हित किए गए थे उन्हें हटाने का कार्य प्रशासन ने प्रारंभ कर दिया है, जबकि बिंदाल नदी से अतिक्रमण 30 जून से पहले हटा लिया जाएगा, जिस पर कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 4 हफ्ते बाद की तारीख भी तय कर दी है। ये 3 जनहित याचिकाएं हैं देहरादून में नदियों, जलधाराओं पर अतिक्रमण को लेकर, जो माननीय उच्च न्यायालय में एक साथ सुनी जा रही हैं। ये है रीनू पॉल की और उर्मिला थापा की और अजय नारायण शर्मा की। इन तीनों जनहित याचिकाओं में एक संयुक्त रूप से माननीय उच्च न्यायालय ने 24 मार्च 2025 को ये ऑर्डर पास किया था कि जो सीजनल स्ट्रीम्स पर एनक्रोच कर रहे हैं, खासकर जो रसूखदार हैं, जो बड़े बिल्डर हैं, जो प्लॉटिंग कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं नालों खालों का चैनल रोक दे रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और नदी नालों खालों का चैनल रुकना नहीं चाहिए। इस पर 2 ऐसे कंस्ट्रक्शन सरकार ने खुद आइडेंटिफाई किए थे। उन 2 कंस्ट्रक्शंस पर लेकिन कोर्ट के स्टे ऑर्डर के बावजूद काम चल रहा था। इस बात को माननीय उच्च न्यायालय के संज्ञान में याचिकाकर्ता की ओर से पिछले शनिवार लाया गया था। ड्यूरिंग द वीकेंड यानी सैटरडे और संडे को, शनिवार रविवार को, गवर्नमेंट की सारी मशीनरी ने कोशिश करी है कि वो काफ़ी इन 2 सीजनल स्ट्रीम्स को, जहाँ ये इंक्रोचमेंट्स आइडेंटिफाइड थे, उनको खाली करा पाए। JCBs ने काम किया है कि जो मख और डेब्री से उन्होंने भर दिया था 1-2 खालों को, उसको खाली करा दिया जाए, जिस पर काम तेज़ गति से अभी चल रहा है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल जिले के रामनगर तहसील में मालघन, चौड़ और पटकोट में आबकारी निधि के तहत खोली गई दुकानों को स्थानीय लोगों के विरोध के बाद बंद किए जाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार की रिपोर्ट को सही पाते हुए मंदिरा की दुकान खोलने के आदेश दिए थे। बता दें कि कारोबारी गणेश दत्त जोशी और अशोक शाह ने उच्च न्यायालय में अपनी और दुकान के सुरक्षा को लेकर याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो आबकारी नियमों के तहत मदिरा की दुकान चला रहे हैं, जिसका कुछ संगठन विरोध कर दुकान बंद करने की धमकी दे रहे हैं। जबकि याचिका में विपक्षियों का कहना है कि दुकान चलाने का लाइसेंस आबकारी विभाग ने उन्हें दिया है, लेकिन उन्होंने इसका अनुपालन नहीं करते हुए मालघन गोपाल नगर में इसे खोल दिया है। देखिए, नैनीताल जिले में 2 दुकानें थीं, जिसमें कुछ जो गांव के लोग थे, गांव की महिलाएं जिनको आगे किया हुआ था, उसकी वजह से, किस विरोध की वजह से दुकानें बंद कर दी गई थी। पर आज ऑनरेबल कोर्ट ने जब सरकार से रिपोर्ट मंगाई, उसमें यह आया कि कहीं कहीं पे कुछ लोग ऐसे हैं जो वहाँ पे इलीगल शराबें बेच रहे हैं, जिस वजह से आज ऑनरेबल कोर्ट ने जो ऑर्डर था सरकार का उसको स्टे कर दिया है, हमें प्रोटेक्शन देने का ऑर्डर कर दिया है। और उसके बाद इसका इफेक्ट ये होगा कि अब हम फिर से दुकान चला पाएंगे। यही था कि देखिए, जब हमने पूरी प्रोसीजर पूरा कर दिया, हमने सारे जमा कर दिए, हमने सिक्योरिटी जमा कर दी, हमने मिनिमम गारंटी जमा कर दी, उसके बाद हमने दुकान शुरू भी कर दी,
उसके बाद 3-4 दिन के बाद किसी कुछ लोगों के विरोध के चलते, किसी के प्रेशर के चलते दुकानें बंद कर दी गई थी, जिसको ऑनरेबल कोर्ट ने को लगा कि ये कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, पर्दे के पीछे कोई और है, जिस वजह से फिर ऑनरेबल कोर्ट ने ऑर्डर स्टे कर दिया। क्षेत्रीय विधायक राजकुमार पौड़ी इन दिनों सरकार द्वारा स्वीकृत सड़कों के ताबड़तोड़ शिलान्यास और लोकार्पण करते हुए नजर आ रहे हैं। कल उन्होंने कलजी खाल ब्लॉक के लगभग 12 किलोमीटर लंबे कांसखेत असगढ़ बड़कोट मोटर मार्ग और लगभग 21 किलोमीटर लंबे बूंगा बैंड साकनी खेत बेड़गांव मोटर मार्ग के सुधारीकरण कार्यों का लोकार्पण किया। इसके साथ ही उन्होंने बुटली गांव में गांव को जोड़ने वाले लगभग 1.5 किलोमीटर से अधिक लंबे मोटर मार्ग का भी भूमि पूजन कर शिलान्यास किया है। मैं सर्वप्रथम अपने यशस्वी मुख्यमंत्री और अपने कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज जी का बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने जो मेरी तरफ से क्षेत्र के लिए सड़कों के लिए डिमांड जा रही है उसमें तुरंत कार्रवाई करते हुए यथाशीघ्र उनको लागू किया जा रहा क्षेत्र में। और इसी नाते जो है मेरी विधानसभा के अंतर्गत कलचिखाल विकास खंड में आज 3 सड़कों का मैंने लोकार्पण और शिलान्यास किया है। तो इसमें 2 सड़कें तो रिन्यूअल की थी, जिसमें कि सुधारीकरण और डामरीकरण का कार्य किया गया। एक असगढ़ कांसखेत से असगढ़ वाली सड़क, दूसरी हमारी ढाडू खाल से और साकनी खेत वाली सड़क, और तीसरी जो हमने शिलान्यास किया आज जिसका शिलान्यास किया है वो है ग्राम सभा बुटली के बहुत लंबे समय से मांग थी कि उनको सड़क चाहिए और वो सड़क 1.5 किलोमीटर स्वीकृत हो गई और उसमें काम शुरू हो गया है। आज उसका भी शिलान्यास किया गया। लोगों में क्षेत्र में जो है बड़े हर्ष और खुशी का माहौल बना हुआ है और सभी लोग सरकार का धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। आज कई सड़कों का जो डामरीकरण हुआ है उनका भी लोकार्पण किया, कुछ नई सड़कें कटी है उनका शिलान्यास किया। इसी में से एक सड़क है ग्राम बुटली की। बुटली में 2022 में जब माननीय विधायक जी चुनाव में आए थे वोट मांगने के लिए, तो उन्होंने जनता को आश्वासन किया था, क्योंकि उस गाँव में सड़क मूलभूत जैसे सड़क जैसी बहुत जरूरी आवश्यक थी, क्योंकि वो हाइट में है गाँव और पानी की बड़ी किल्लत है वहाँ। तो कम से कम उनको ये था कि सड़क आ जाए तो जब हमको पानी की जरूरत है तो कभी टैंकर भी आ सकता है। और वो 2.5 किलोमीटर सड़क जो है विधायक जी ने तत्काल राज्य योजना में स्वीकृत कराई और आज उसका जो है शिलान्यास कर दिया। और आज लोग बहुत गदगद और खुश हो गए कि मात्र उनका 3 साल का कार्यकाल होने वाला, लेकिन ये सड़क जो है 2-3 महीने पहले इसका टेंडर हो गया था। तो अपने कार्यकाल में क्या उन्होंने 2 साल में ही ग्रामीणों को सड़क सौगात के रूप में आज दे दी है। आज ही रोड गाँव पहुँच गई है और आज बड़ा अच्छा लगा कि गाँव की जो एक मांग थी, क्योंकि गाँव में केवल वहाँ सड़क चाहिए थी, वो पूरी हो गई है। मैं ग्राम प्रधान भी हूँ और इंतज़ार था, बहुत दिनों से इंतज़ार था, बहुत सालों से इंतज़ार था। अब बहुत खुशी हो गई कि हमारे गांव में रोड आ गई है। हमें उम्मीद नहीं थी कि नहीं आएगी, लेकिन बहुत विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत वो करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आगे भी ऐसे सहयोग देते रहेंगे। और सबसे पहले डांगी जी का धन्यवाद करने चाहती हूँ मैं। डांगी जी का सहयोग है हमारे साथ, धन्यवाद। सब चला तो चलो ठीक है, नई सड़क बन गई। मैं अभी देख रहा था कि रकम बहुत कम है, 1,98,39,40,000 रकम है। तो इस तरह से मतलब जो क्वालिटी है मैं मानता हूँ कि ठीक है, मतलब सड़क जितना पैसा है उस हिसाब से ठीक है। और रोड लगभग आवागमन के लिए फिलहाल तो चली रही है, लेकिन बरसात के बाद अगर रोड में थोड़ी कमी आएगी तो ये जरा मुश्किल है थोड़ा सा, बाकी ठीक है, उसे बन गई रोड। जी से हम बहुत प्रसन्न हैं कि उन्होंने इस रोड का बहुत जल्दी संज्ञान लिया। मैं उनका हार्दिक धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि माननीय विधायक जी ने हमारे ये असगढ़ बड़कोट मोटर मार्ग का सुधारीकरण किया। मैं उनका बहुत दिल से बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। जगपाल सिंह नेगी जी, पूर्व प्रधान ग्राम स्वास्थ्य। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।